हेलो स्टूडेंट, हमारे विद्यालय कृष्णा बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंगूपुरा मुरादाबाद के यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी KVMIC में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान में ऑक्सीजन परिवार के तत्वों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के बारे में पढ़ा था, जिन्हें आवर्त सारणी के 5th A समूह में रखा गया था या 15वें वर्ग में रखा गया था। अब बात करते हैं ऑक्सीजन परिवार की। तो जो ऑक्सीजन परिवार के तत्व हैं उन्हें 6A वर्ग में रखा गया है या 16वें समूह में कह सकते हैं हम। तो इस जो ऑक्सीजन परिवार है इसमें जो तत्व आते हैं उन्हें एक ही वर्ग में रखने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, किस वजह से उन्हें एक साथ रखा गया है। इस चैप्टर में ऑक्सीजन परिवार के यौगिक या ऑक्सीजन के यौगिक और सल्फर के यौगिकों के बारे में पढ़ने की जा रहे हैं हम। जो 30% कोर्स है उसमें सल्फर के यौगिकों में से टॉपिक को हटा दिया गया है, जबकि जो ऑक्सीजन है उसके यौगिक के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसी से पहले हमने नाइट्रोजन परिवार में अमोनिया का प्रोसेस और नाइट्रिक एसिड का प्रोसेस पढ़ा था, जो बोर्ड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम ऑक्सीजन परिवार के तत्वों के बारे में। तो इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इस वर्ग में आने वाला पहला तत्व है ऑक्सीजन। इसका परमाणु क्रमांक होता है 8। इसके बाद दूसरा तत्व आता है वो है सल्फर। इसका परमाणु क्रमांक है 16। तीसरा तत्व है सिलीनियम। सिलीनियम का परमाणु क्रमांक होता है 34। फिर आता है सल्फर नहीं, टेल्यूरियम। और टेल्यूरियम का जो परमाणु क्रमांक है वो होता है 52। और फिर आता है पोलोनियम। पोलोनियम का जो परमाणु क्रमांक है वो होता है 84। यानी कि जो इस वर्ग में तत्व आते हैं उसमें पहला तत्व है ऑक्सीजन, इसका परमाणु क्रमांक है 8। इसके बाद दूसरा तत्व है वो है सल्फर, उसका परमाणु क्रमांक है 16। सेलेनियम का है 34 और टेल्यूरियम का है 52 और पोलोनियम का है 84। इन तत्वों को एक वर्ग में रखा गया है और वर्ग में रखने का इनका कारण है इनके गुणों में समानता। तो गुणों में समानता किस प्रकार से हो सकती है या किस प्रकार से अपने गुणों में समानता दिखाते हैं, उसके लिए एक क्वेश्चन बनता है कि आवर्त सारणी में पाए जाने वाले तत्वों या ऑक्सीजन परिवार के तत्व या 6A वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर स्थिति की विवेचना करना। तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो हम सबसे पहले यही लिखेंगे कि आवर्त सारणी के 6A वर्ग में आने वाले तत्व या पाए जाने वाले तत्व ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम है। इन तत्वों को एक ही वर्ग में इसलिए रखा गया है क्योंकि इनके गुणों में समानताएं पाई जाती हैं। इन तत्वों को कैल्कोजेन भी कहते हैं क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो धातुओं से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है। ऐसे ही सल्फर धातुओं से क्रिया करके धातु सल्फाइड बनाता है। इसी के साथ साथ अगर बात करें हम तो इन तत्वों में अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो P उपकोष में प्रवेश करता है, इसलिए इन तत्वों को P विलोक के तत्व कहा जाता है। जो संयोजी कोष है उसमें जो 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण इन तत्वों को 6A वर्ग में रखा गया है। अब इस क्वेश्चन की शुरुआत हम आंसर के रूप में करेंगे। इतना लिखने के बाद जो पहली हेडिंग आएगी वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर बात करें तो कहेंगे क्या कह सकते हैं कि इन सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन P कोष में प्रवेश करता है तथा इनके संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इनका साधारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP4 होता है, जहाँ N क्या है कक्षकों की संख्या और P क्या है उपकोष है, SV क्या है यहाँ उपकोष है और ये 2 जो है ये इलेक्ट्रॉन की संख्या और 4 भी इलेक्ट्रॉन की संख्या है। पहला तत्व है ऑक्सीजन। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका 8 है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक जो 8 होता है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या को रिप्रेजेंट करता है और वही प्रोटॉन की संख्या को भी रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे और उतने ही क्या होंगे इलेक्ट्रॉन। तो जब परमाणु क्रमांक 8 है, जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहली कक्षा के S उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरी कक्षा के S उपकोष में भी 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा के P उपकोष में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे ऑक्सीजन के लिए। काउंट करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन ये 4 हो गए और 4 इलेक्ट्रॉन ये, टोटल मिला के 8। अगर हम इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से इसकी कंपेयर करें या तुलना करें तो देखो S में तो 2 इलेक्ट्रॉन है
P में भी 4 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ N क्या है, कक्षाओं की संख्या, वो भी सेम। तो यहाँ पर देखो सेम है, यानी कि दूसरी कक्षा का S उपकोष और दूसरी कक्षा का P उपकोष। जब इसकी बात करेंगे तो हमने देखा अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया, P उपकोष में। और इसकी बाह्य संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 6 में रखा गया है और P ब्लॉक का तत्व है। इसके बाद बात करते हैं सल्फर की। इसका परमाणु क्रमांक होता है 16 और पहली कक्षा के S उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरी कक्षा के S उपकोष में भी 2 आएंगे, दूसरी कक्षा के P उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा के S उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा के P उपकोष में 4 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। कंपेयर करें बाह्य कोष की तो देखो S में 2 इलेक्ट्रॉन है, P में 4 है और यहाँ पर अगर देखें संयोजी कोष में यानी कि तीसरे कोष में जो हैं 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन हमारे टोटल इसमें पाए जाएंगे। तो इन तत्वों का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करा जाएगा तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्रदर्शित करेंगे, जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन इनका P उपकोष में जा रहा होगा। और बाह्य संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। बात आती है दूसरी हेडिंग संयोजकता, जो बोलते हैं इंग्लिश में वैलेंसी। संयोजकता किसे कहते हैं? संयोजकता क्या होती है? किसी भी तत्व द्वारा दूसरे तत्व से बनाकर एक यौगिक का निर्माण होता है तो इनके बीच में जो बंध बनता है वो संयोजकता के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि बराबर की साझेदारी पर जो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है वो संयोजकता को प्रदर्शित करेगा। अब संयोजकता की बात करें तो इनके बाह्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो इन्हें अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। जब 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी तो जो ये ऑक्सीजन है ये तो -2 संयोजकता प्रदर्शित करता है और -2 संयोजकता प्रदर्शित करने के बाद बाकी जो तत्व हैं वो 2 से लेकर जो संयोजकता है वो 2 संयोजकता प्रदर्शित करेगा ऑक्सीजन। इसके साथ ही और जो तत्व हैं वो 6 तक की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद बात करें तीसरी हेडिंग ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था में क्या है, इसकी बाह्य कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हैं इन तत्वों की। ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके नेगेटिव चार्ज बना लेते हैं। तो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो -2 होती है, जबकि बाकी जो तत्व हैं वो सभी -2 से +6 तक ऑक्सीकरण संख्या को क्या करेंगे, प्रदर्शित करते हैं। यानी कि ऑक्सीजन सिर्फ -2 दिखाएगा, बाकी और जो तत्व हैं वो -2 से +6 तक की ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। लेकिन ऑक्सीजन जब पेरोक्साइड के साथ आता है तो वहाँ पर -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। पेरोक्साइड की अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यहाँ पर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो -1 होती है। सोडियम पेरोक्साइड Na2O2, यहाँ पर भी ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो -1 होगी और बेरियम पेरोक्साइड में भी ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो -1 होगी। कहने का मतलब जो ऑक्सीकरण अवस्था है ऑक्सीजन की वो नॉर्मली कितनी होती है, -2, लेकिन जब पेरोक्साइड के साथ आएगा तो यहाँ पर होगी -1। पेरोक्साइड बनाते समय ये -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। तथा अन्य तत्व जो हैं वो -2 से +6 तक की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। बात करते हैं विद्युत ऋणात्मकता की। तो विद्युत ऋणात्मकता वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। और धात्विक गुण की अगर हम बात करें तो इनमें जो ये पोलोनियम है ये धातु है और एक रेडियो एक्टिव तत्व है। क्या है ये? धातु और रेडियो एक्टिव तत्व है। बाकी जो ऊपर के तत्व हैं ऑक्सीजन गैस है, सल्फर अधातु है और ये टेल्यूरियम जो है वो उपधातु है। इस तरीके से जब वर्ग में हम ऊपर से नीचे आएंगे या ऊपर से नीचे आते हैं तो धात्विक गुण जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि सबसे नीचे हमें धातु के रूप में पोलोनियम मिल जाती है। बात करते हैं ऑक्सीकरण अवस्था, हमने देखी, संयोजकता देखी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा, विद्युत ऋणात्मकता और धात्विक गुण। इस तरीके से इनके गुणों में जब हमने समानता देखी या समानता पाई जाती है तो इन सभी तत्वों को समानता प्रदर्शित करने के कारण आवर्त सारणी के वर्ग 6 में रखा गया और P ब्लॉक के तत्व इन्हें कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं जो पहला तत्व है हमारा ऑक्सीजन, इसके यौगिकों की। तो ऑक्सीजन की बात करें, सबसे पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन।
पृथ्वी पर बता रहे हैं, ठीक है। और यह गैस के रूप में उपस्थित होता है। इसका उपयोग श्वसन कार्य में किया जाता है। तो इसका जो ओजोन का पहला तत्व है, यह यौगिक है, वो है ओजोन। क्या है? ओजोन, जिसका सूत्र होता है O3। अगर ओजोन की बात करें, इसमें कितने ऑक्सीजन के परमाणु हैं? 3। तो जब ऑक्सीजन का परमाणु 3 है तो ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो ये इस प्रकार से प्रदर्शित हैं। 2, 2, 4 और 2, 6 इलेक्ट्रॉन इसके संयोजी कोश में उपस्थित होते हैं। तो दूसरा जो तत्व है ऑक्सीजन का, वो एक यहाँ आएगा, सॉरी परमाणु, और एक परमाणु यहाँ आ जाएगा। तो इसके भी 6 हैं और इसके भी अपने 6 होंगे दूसरे वाले के, वो इस प्रकार से। क्या है कि ये वाला जो ऑक्सीजन का परमाणु है वो इस प्रकार से अपने अष्टक को पूरा करेगा, और ये वाला जो ऑक्सीजन परमाणु है वो इस प्रकार से अपने अष्टक को पूरा करेगा, और ये वाला जो है वो इस प्रकार से अपने अष्टक को पूरा करता है। इस ऑक्सीजन की बात करें तो इसके जो अष्टक पूर्ण होगा वो 8 इलेक्ट्रॉन से होगा, जो इस प्रकार से 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। इसका भी 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 से पूरा होगा। इसका भी 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 से होगा। और इनकी बंध की बात करें तो ये इस तरीके से हम इसे दिखा सकते हैं, या ऑक्सीजन यहाँ पर ये आएगा, उप से है संयोजी बंध का साइन आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड का साइन आएगा, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो ऊपर वाले हैं वो प्रदर्शित हो जाएंगे। यानी कि ओजोन की अगर संरचना की बात करें हम, तो ओजोन की संरचना इस प्रकार से बनी हुई होती है। और इसके बाद हम ओजोन के बारे में बात करते हैं। तो ओजोन समुद्र तल से, पृथ्वी पर उपस्थित समुद्र तल से लगभग 24 या 25 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल में एक लेयर है गैस की, जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं या ओजोन परत कहते हैं, जो 16 किलोमीटर लगभग मोटी होती है। ये चौड़ाई जिसकी लगभग 16 किलोमीटर है, जिसका कार्य है सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणें या हानिकारक किरणों को अवशोषित करना। इसके आने से या इसके कार्य के द्वारा, ओजोन के द्वारा, मतलब जो त्वचा कैंसर ये जो है परावैंगनिक किरणों से होने वाले, उनसे इसकी रक्षा की जाती है। इसके बाद ओजोन की बात करें तो ओजोन को अगर हम बनाने की विधि देखें तो ओजोन को बनाने की 3 विधियां हैं। ओजोन बनाने की विधियां 3 विधियां हैं इसकी, जो इस प्रकार से हैं। पहली विधि है सीमेन का ओजोनाइजर, दूसरा है ब्रोडी ओजोनाइजर, ब्रोडी ओजोनाइजर, और तीसरी जो मेथड है इसका, तीसरी विधि है सीमेन तथा होल्स के ओजोनाइजर, होल्स के ओजोनाइजर। जब ओजोन को बनाया जाता है तो जो उपकरण यूज होता है उस उपकरण को हम कहते हैं ओजोनाइजर। तो ओजोनाइजर जब ओजोन बनाई जाती है तो इन दोनों विधियों से ओजोन का निर्माण प्रयोगशाला में होता है। कहाँ पर? प्रयोगशाला में। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये ओजोन के औद्योगिक निर्माण की विधि है। तो क्या है? औद्योगिक निर्माण की विधि है। अब क्या है, ओजोन का निर्माण किस प्रकार करते हैं? ओजोन का निर्माण करने के लिए एक कांच की नली ले लेते हैं, या कांच में शुष्क ऑक्सीजन को प्रवाहित करके उस पर नीरव विद्युत विसर्जन किया जाता है, जिससे हमें ओजोन प्राप्त होती है। वो इस प्रकार से हैं, ऑक्सीजन को जब नीरव विद्युत विसर्जन किया जाएगा, नीरव विद्युत विसर्जन किया जाता है, तो ओजोन और ऑक्सीजन का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसमें ओजोन 10% के लगभग होती है। अब ये बात आती है नीरव विद्युत विसर्जन क्या है। तो नीरव विद्युत विसर्जन की बात करें तो वायुमंडल या वायु के शांत वातावरण में, वायु का शांत वातावरण कर कर वहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित करके ऑक्सीजन को ओजोन में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है वहाँ पर, जो विसर्जन करते हैं हम एक तरीके से साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग हम ऑक्सीजन से ओजोन को प्राप्त करते हैं। तो पहली विधि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा सीमेन का ओजोनाइजर है। सीमेन
ने क्या किया, एक कांच की संकेंद्री नली ली जो इस प्रकार से है, और इस नली को एक संकेंद्री नली लेने के बाद इस नली में क्या किया, ये एक सिरे से खुली हुई होती है तथा दूसरे सिरे से बंद होती है, और इसके बाद इस नली के चारों ओर जो टिन धातु होती है हमारी, उसकी परत चढ़ी हुई होती है, और टिन की परत चढ़ी हुई होने के बाद जो पिन्नी के रूप में यहाँ पर लगी हुई होती है, बहुत पतली लेयर के रूप में। अब ये टिन की जो पिन्नी है ये एक वायर के मतलब एक कुंडली के द्वारा जोड़ दी जाती है, जिसे प्रेरण कुंडली हम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्रेरण कुंडली। प्रेरण कुंडली। अब क्या है, जो सिरा हुआ खुला हुआ सिरा है इसका, इस खुले हुए सिरे से ऑक्सीजन को, जो शुष्क ऑक्सीजन है उसे हम प्रवाहित करते हैं, शुष्क O2 को। जब ये प्रवाहित की जाती है इस नली के अंदर, और जब इसका नीरव विद्युत विसर्जन किया जाता है, तो नीरव विद्युत विसर्जन करने से जो ये ऑक्सीजन है वो ओजोन में परिवर्तित हो जाती है, जो हमें इस प्रकार यहाँ पर प्राप्त होती है, और इस मिश्रण को ओजोनीकृत ऑक्सीजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओजोनीकृत ऑक्सीजन कहा जाता है, जिसके अंदर 10% ओजोन होती है। ये कहलाएगा ओजोनीकृत ऑक्सीजन, और इसमें 10% ओजोन पाई जाती है। ये SN यानी कि टिन की पन्नी है, SN की, या टिन लिख दो यहाँ पर, टिन की पन्नी होती है, ये इंग्लिश में फॉइल बोल देते हैं। तो इस प्रकार से हमें सीमेन के ओजोनाइजर द्वारा ओजोन प्राप्त होती है। यानी कि जब हमने एक कांच की संकेंद्रीय नली ली जो एक सिरे से खुली हुई तथा दूसरे सिरों से बंद होती है, और इसमें टिन की पन्नी लगा दी जाती है इसके चारों तरफ, और यहाँ पर शुष्क वायु जब हम प्रवाहित करते हैं तो इसका नीरव विद्युत विसर्जन करने पर हमें ओजोनीकृत ऑक्सीजन प्राप्त होती है, जिसमें 10% ओजोन की मात्रा होती है। अब बात करते हैं हम दूसरी हेडिंग की। तो दूसरी हेडिंग है हमारा ब्रोडी का ओजोनाइजर। तो इस ओजोनाइजर में क्या होता है, ब्रोडी ने इसके ओजोनाइजर के लिए एक कांच की U आकार की नली ली, जो मैं आपको इस प्रकार से बता रहा हूँ, देखिएगा। ब्रोडी के ओजोनाइजर में एक कांच की U आकार की नली होती है। इस कांच की U आकार की नली में सल्फ्यूरिक एसिड को भर दिया जाता है, और सल्फ्यूरिक एसिड को भरने के बाद इसमें कॉपर या प्लेटिनम के तार को लटका दिया जाता है, और ये कांच की नली प्रेरण कुंडली के माध्यम से जुड़ी हुई होती है। इस कांच की नली में हमने सल्फ्यूरिक अम्ल को भरा है, और इसे इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है। देखिएगा, जब इसे इस प्रकार से बनाया गया है, इसके बाद इस कांच की नली को हम क्या करते हैं, इस कांच की नली को जो है सल्फ्यूरिक अम्ल से भरे हुए एक पात्र में रख दिया जाता है। जब सल्फ्यूरिक अम्ल से भरे हुए पात्र में इसे रखेंगे तो वो इस प्रकार से होता है, और इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल भरा हुआ होता है। और कांच की नली इसके अंदर व्यवस्थित होती है। यहाँ पर इस पात्र में से हम ऑक्सीजन को प्रवाहित करते हैं, शुष्क O2, और यहाँ पर एक वायर कॉपर का या प्लेटिनम का लटका दिया जाता है, जिन दोनों वायरों को प्रेरण कुंडली के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। अब क्या है कि ये क्या है, तनु H2SO4 का विलयन है, ये तनु H2SO4 है। और यहाँ से क्या होता है, जब शुष्क ऑक्सीजन प्रवाहित की जाती है और इसका भी नीरव विद्युत विसर्जन किया जाता है, तो इसका नीरव विद्युत विसर्जन करने पर जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो नीरव विद्युत विसर्जन के कारण ओजोनीकृत ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाती है, जिसमें यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से ओजोन प्राप्त होगी, जिसमें 10% ओजोन होती है, और इस मिश्रण को ओजोनीकृत ऑक्सीजन कहा जाता है। यानी क्या है, एक U आकार की कांच की नली ली जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल को भर लिया, और इसमें प्लेटिनम या कॉपर का तार लटका दिया जाता है,
जो इलेक्ट्रोड का कार्य करता है। और इस नली को सल्फ्यूरिक अम्ल से भरे हुए पात्र में रख देते हैं जिसमें तनु H2SO4 का विलयन भरा हुआ है, और इसे दूसरे वायर लटका करके प्लेटिनम या कॉपर का प्रेरणा कुंडली से जोड़ देते हैं। और जब शुष्क वायु प्रवाहित की जाती है तो शुष्क वायु नीरव विद्युत विसर्जन के द्वारा ओजोनीकृत ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाती है, जहाँ से हमें 10% ओजोन प्राप्त होती है। इन दो विधि के बाद हमारी जो तीसरी विधि है वो है सीमेन तथा होल्स्के का ओजोनाइजर, जिसके द्वारा ओजोन का औद्योगिक निर्माण किया जाता है। तो ओजोन की मैंने आपको बनाने की दो विधि बताई हैं। तीसरी विधि है सीमेन तथा होल्स्के ओजोनाइजर। इन तीन में से कोई सी विधि आ सकती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग। इस वीडियो में इतना ही मैं करा रहा हूँ। इससे आगे की वीडियो में मैं आपको ओजोन की तीसरी विधि जो है सीमेन तथा होल्स्के और उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उसके उपयोग के बारे में पढ़ाएंगे। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए शेयर करें, सब्सक्राइब और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।